चुप रहिए। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। जैसे कि आज मेरा वीडियो क्लास का दूसरा क्लास है और हम आज इसकी लेक्चर क्लास में सामंतवाद के पतन पर मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। तो विश्व इतिहास में सामंतवाद का पतन कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है विश्व इतिहास में जो सामंतवाद के जो पतन के जो कारण हैं, सबसे पहले राजनीतिक कारण को हम देखते हैं। तो 15वीं सदी में यूरोप में स्वतंत्र शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई थी, जिसे हमने बताया आपको। विभिन्न वर्गों के, विशेषकर मध्यम वर्गों के सहयोग से राजा की सत्ता और शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। राजा को अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए राजा द्वारा प्रस्तावित सिक्कों के प्रचलन का भी काफ़ी योगदान रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास में, खास करके विदेशी इतिहास में जितने भी राजा हुए हैं, ये काफ़ी निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, राजा प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य के विभिन्न प्रकार के कर भी लगाते थे। राजा ने अपने अधीनस्थ नौकरशाही व्यवस्था सुदृढ़ कर ली थी और प्रशासकीय क्षेत्रों में सामंतों के प्रभाव को मुक्त कर लिया। इससे सामंतों की शक्ति को काफ़ी गहरा आघात पहुंचा था। नवीन हथियारों तथा बारूद का आविष्कार, राजाओं ने अपनी स्वयं की सेनाएं स्थापित की और उनको नवीन हथियारों, बंदूकों और बारूद से सुसज्जित किया। सामंतों की शक्ति के आधार उनके दुर्ग होते थे और उनके सैनिक अनुसंधान का उपयोग करते थे, किंतु अब राजा की सेना बंदूकों और तोपों, गोलों के मार से दुर्ग की दीवारें एवं सुरक्षा करने में काफ़ी असमर्थ होने लगे। दूसरा कारण हम देखते हैं सामाजिक कारण। सामंतवादी व्यवस्थाओं के स्थान पर नवीन सामाजिक संस्कृति, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मुद्रण का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रण मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस की जो काम है, ये मुद्रण, जिसको हम मुद्रण बोलते हैं। विद्या एवं ज्ञान में वृद्धि तथा जीवन तथा ज्ञान विज्ञान के प्रति नवीन दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ। समाज में नए सिद्धांतों, विचारों, आदर्शों युग का प्रारंभ हुआ। सामाजिक दृष्टि से यूरोपीय समाज के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ। व्यापार, वाणिज्य की उन्नति व धन की वृद्धि के कारण नगरों में प्रभावशाली मध्यम वर्ग का उदय और विकास हुआ। अब कृषि प्रधान समाज का स्वरूप बदल गया और इसका स्थान धन संपन्न, जागरूक, शिक्षित मध्यम वर्ग ने ले लिया। तीसरा कारण है धार्मिक कारण। यूरोप के आरंभिक मध्यम काल में अनेक धर्म युद्ध हुए। इन युद्ध धर्मों में भाग लेने के लिए और ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए अनेक सामंतों ने अपने भूमि या तो बेच दिए या गिरवी रख दिया। इससे उनकी सत्ता व शक्ति का अधिकार नष्ट हो गया। अनेक सामंतों इन धर्म युद्धों में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी भूमि पर राजाओं ने अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि, नई भौगोलिक खोजों और समुद्री मार्गों की खोजों से यूरोप के वाणिज्य व्यापार में खूब वृद्धि हुई। यूरोप के निवासियों को नए नए देशों का ज्ञान हुआ। वे अन्य देशों से परिचित हो गए। इनके व्यापार बढ़ा और पूर्व के देशों की भोग विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। इसमें विदेशों से व्यापार बढ़ा और नवीन व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ। इन व्यापारियों ने इतना अधिक धन कमा लिया कि सामंतों से अधिक धन संपन्न और वैभवशाली हो गए। वे सामंतों को हेय समझ जाने के कारण सामंतों से ईर्ष्या करते थे और सामंतों के विरुद्ध राजा को सहयोग देते थे। नवीन साधन। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन साधन। संपन्न नगरों का विकास, वाणिज्य, व्यापार, कला कौशल और उद्योग धंधों के विकास के परिणाम स्वरूप
यूरोप में अनेकानेक नवीन कस्बों और साधन संपन्न शक्तिशाली नगरों का उदय हुआ। इससे व्यापारियों और मध्यम वर्ग की शक्ति की ओर काफ़ी प्रभाव उनकी वृद्धि हुई। हमारा अगला जो पॉइंट है, व्यापारियों और सामंतों का संघर्ष। व्यापारियों ने अपने उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास के लिए गांवों के कृषकों और कृषि दासों को प्रलोभन देकर नगरों में आकर बसने के लिए प्रेरित किया। यह सामंतों के हितों के विरुद्ध था। इसलिए व्यापारी वर्ग और सामंत वर्ग में परस्पर संघर्ष छिड़ गया। राजा भी सामंत के वर्ग से मुक्ति चलाना चाहता था, इसलिए उन्होंने व्यापारियों के वर्ग का समर्थन किया। नया व्यापारिक वर्ग भी अपने व्यापारिक हित संवर्धन के लिए राजा का समर्थन और संरक्षण चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में व्यापारियों ने राजाओं को सहयोग देकर सामंतों और शक्ति को कम करने का अपना योगदान दिया। कृषकों में विद्रोह। सामंतों के शोषण और अत्याचार से कृषक अत्यंत क्षुब्ध थे। इसी बीच 1348 ईस्वी में आई भीषण महामारी से बहुत सारे मजदूर कृषक की मृत्यु हुई। इससे मजदूरों और कृषकों की भारी कमी हो गई। अत्यधिक श्रमिकों की भी मांग बढ़ने लगी। अधिक वेतन की मांग बढ़ने लगी। फलतः खेतीहर मजदूरों और कृषि दासों ने अधिक वेतन और कृषि अधिकारों की मांग की। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में विद्रोह किया। कृषकों के इन विद्रोहों के साथ शिल्पकारियों एवं निम्न श्रेणी कारीगरों, छोटे पादरियों ने दिया। यद्यपि कृषकों के ये विद्रोह दबा दिए गए। अब कृषक सामंतों पर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि वे गांवों को छोड़कर नगरों की ओर चले गए और वहां अपना जीवन यापन करने लगे थे। इस प्रकार कृषकों के विद्रोह और ग्रामीण क्षेत्रों से उनकी पलायन ने सामंतवाद की नींव को हिला दिया। सामंतों में पारस्परिक संघर्ष। सामंत अपनी सेना रखते थे। यदि एक और इन सेनाओं ने अपना सामंत और राजा के देश को बाहरी आक्रमणकारियों की सुरक्षा की, तो दूसरी ओर इन सेनाओं के बल पर सामंत परस्पर युद्ध भी करते थे। उनकी ऐसे निरंतर संघर्षों और युद्धों से उनकी भारी क्षति हुई। इस प्रकार ये सभी जो पॉइंट्स हमने देखे हैं, मुख्य रूप से ये सभी सामंतवाद के पतन के मुख्य कारण हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय इन गुड डे।